केंद्र सरकार ने गुरुवार को सितंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए हैं। कमजोर मॉनसून और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पीक आउट होने के बावजूद सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से ज्यादा दिखी। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रोथ 7.6% दर्ज की गई, जबकि अनुमान 6.8% का था। मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर तिमाही के दौरान देश की रियल जीडीपी का आकार 41.74 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 38,78,000 करोड़ रुपए का था। जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर का दिखा। कृषि सेक्टर की ग्रोथ घटकर 1.2% रही और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कम होकर 4.3% बची है। सर, एक जगह कहा गया कि अनुमान से बेहतर जीडीपी के आंकड़े दिखे, क्या वाकई ये खुश होने वाली बात है? कल जीडीपी के आंकड़े और एग्जिट पोल के आंकड़े एक जैसे थे। आप जिस तरह से देखना चाहें इसे देख सकते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी वास्तविकता से कुछ अलग तस्वीरें थी और जीडीपी के आंकड़ों में भी ऐसा ही कुछ था। प्रत्यक्ष रूप से जो हेडलाइन और सुर्खियां दिख रही थी वो कुछ दूसरी थी। आप जिस तरह से इसे देखना चाहें देख सकते हैं। पर जीडीपी के कल के आंकड़े दूसरी तिमाही के आंकड़ों में कुछ बेहद अनोखे और चौंकाने वाले ट्रेंड निकल कर सामने आए, जो आमतौर पर भारत के जीडीपी के स्ट्रक्चर और ढांचे में इससे पहले नहीं देखे गए। और इसलिए इस तिमाही के आंकड़ों को गंभीरता से समझना जरूरी है। इसके बाद फिर हम इन आंकड़ों के साथ कोई भी तय कर सकता है कि इन आंकड़ों पर वास्तव में खुश होने की ज़रूरत है या इसमें तो कुछ और ही हो रहा है अंदर, वो हमें ऊपर सुर्खियों में नहीं दिखाई देता। सर, अब जीडीपी को समझने के दो तरीके हैं। एक है उत्पादन साइड से, जिसमें हम सारे सेक्टर्स की अलग अलग गणना करते हैं, और दूसरा है खर्च साइड से। तो पहले चलते हैं उत्पादन साइड में। उत्पादन की जीडीपी को समझें तो क्या आपको सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा दिखा? सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था एग्रीकल्चर का। जो बात हम लगातार पिछले एक साल से अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में शुभम कह रहे हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था पर अल नीनो का खराब असर होगा, वो असर इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 18 तिमाही की सबसे न्यूनतम एग्रीकल्चरल ग्रोथ दिखाई दी। 1.2% की ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखाई दी। यानी अल नीनो का असर खरीफ के उत्पादन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अब आप तार जोड़ने की कोशिश करिए। सरकार ने भारत में अनाज उत्पादन के आंकड़े नहीं जारी किए, लंबे समय तक रोक कर रखे। शायद यही वजह थी कि जीडीपी के आंकड़ों में उसका रिफ्लेक्शन होना था। जीडीपी की ग्रोथ में एग्रीकल्चर में इतनी तेज गिरावट के बाद भी भारत की जीडीपी में 7.6% की विकास दर थोड़ा सा गले नहीं उतरती, क्योंकि एग्रीकल्चर अर्थ में, लेकिन वो वेटेज के आधार पर हमें भारत के आर्थिक विकास दर की तस्वीर अच्छी दिखाई दी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बिल्कुल उल्टी इसमें दिखाई दी। तो जब हम बार बार इससे पहले जीडीपी के आंकड़ों से पहले आपसे कह रहे थे कि रूरल डिमांड नहीं दिखती है बाजार में, कंपनियों के नतीजे ये बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में मांग नहीं है, तो उस आंकड़े की पुष्टि या उस आकलन की पुष्टि जीडीपी ने अपने इन आंकड़ों में की कि भारत में 18 क्वार्टर्स में 18 तिमाही में 2024 के सेकेंड क्वार्टर में सबसे खराब कृषि उत्पादन का आंकड़ा आया है खरीफ के सीजन का। पहला चौंकाने वाला तथ्य है। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य है कि भारत में सर्विसेज सेक्टर जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, जिसने पिछले मुश्किल के दिनों में पिछले 2 सालों में भारत के जीडीपी को सपोर्ट किया, उसमें हमें तेज गिरावट दिखाई दी। 4.3% की गिरावट दिखाई दी। यह भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में जब हम दूसरी तरफ आंकड़े देखते हैं तो भारत में होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें बढ़ती दिखाई दे रही थी। लेकिन कॉन्टेक्ट बेस्ड सर्विसेज की मांग में या उनके उत्पादन में गिरावट आना एक चौंकाने वाला ढांचागत चैलेंज है। इसकी रोशनी में 7.6% की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। तो दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां से सबसे ज़्यादा रोजगार आते हैं, दोनों में ठोस और स्थायी स्लोडाउन दिखाई दे रहा है। एक है एग्रीकल्चर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए है, और दूसरा शहरी अर्थव्यवस्था के लिए सर्विसेज इकोनॉमी में। अंडरलाइन करने वाली बात यह है जो अंशुमान जी ने कहा कि जहां से सबसे ज़्यादा रोजगार आते हैं, यहाँ जीडीपी टूटी, यानी कि सीधा असर आपके रोजगार पर भी पड़ा है। सर, मैन्युफैक्चरिंग में लेकिन ग्रोथ 10% दिखी। इस आंकड़े को भी बताइए। ये मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा चौंकाने वाला था और इसी आंकड़े ने, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के आंकड़े ने जीडीपी की में बढ़ोतरी में 7.6% के आसपास की विकास दर में मदद की। लेकिन एक चीज़ ये समझ में नहीं आई, जो बात अभी आंकड़े से स्पष्ट नहीं होगी, आने वाले समय में दिखेगी। ये पहली ऐसी तिमाही है शुभम लंबे समय के बाद, मुझे लगता है इससे पहले की तिमाही के आंकड़ों में हमने कभी नहीं देखा होगा कि एकदम ग्रोथ का पैटर्न सर्विसेज से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लीड करती थी सर्विसेज सेक्टर। डबल डिजिट की ग्रोथ हमने देखी, 10%, 8%, 11%, 9% की ग्रोथ सर्विसेज से आती थी। ये पहली बार ग्रोथ शिफ्ट कर गई इस क्वार्टर में सर्विसेज से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर आप अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को समझने की कोशिश करें तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के साथ सर्विसेज के गिरने का कोई संबंध समझ में नहीं आता, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर हमेशा मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है। अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा। अगर कंपनियां ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं तो फिर वो टेलीफोन सेवाओं का, बाकी सेवाओं का, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी। अगर बाजार में ज़्यादा डिमांड है तो ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, लोगों का आना जाना रुकेगा। लेकिन ये एक डिस्क्रिपेंसी या एक असंगति इस आंकड़े में दिखाई दी। ये सबसे सरप्राइजिंग डेवलपमेंट था कि जिन कंपनियों के नतीजों के आधार पर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के आधार पर जीडीपी की बढ़ोतरी ज़्यादा दिखाई दी। अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो इस तिमाही में बाजार में कोई बड़ी डिमांड नहीं दिखी। ऐसा लगता है तो 2-3 महत्वपूर्ण सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जैसे हमने देखा कि हाई वैल्यू मकानों की बिक्री ज़्यादा दिखाई दी और उसका असर हमें इस आंकड़े पर दिखाई दिया। मास के जो मकान थे, जो आम लोगों के लिए मकान थे, उनकी बिक्री की बढ़ोतरी नहीं थी, पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। ये दूसरी डिस्क्रिपेंसी। ये देखना होगा कि क्या ये जो 10% के आसपास की ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 13% के आसपास की जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये सही भी है। और अगर ये है तो फिर ये आंकड़ा सरकार टैक्सेशन के आधार पर, मांग के आधार पर, रोजगारों के आधार पर सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि कल ही ये आंकड़ा आया था कि भारत के अर्बन एरिया में 6 से 7% की बेरोजगारी दर अभी भी बनी हुई है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है। इसे अगली तिमाही में हमें देखना पड़ेगा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी तेज डिमांड है, और अगर ऐसा है तो फिर अर्थव्यवस्था में बाकी कारकों पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं दूसरी साइड। उत्पादन साइड से तो बात समझ में आ गई, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विसेज। अब चलते हैं खर्च की साइड से। सर, खर्च के आंकड़े क्या बता रहे हैं? वो कहाँ बड़ा खर्च? खर्च का आंकड़ा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। मैंने जीडीपी के आंकड़े को जो भीतर से समझने की कोशिश की, जिसको एक तकनीकी टर्म इस्तेमाल किया जाता है जीडीपी की गणना में, जिसको जीएफसीएफ कहते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। 11% की बढ़ोतरी दिखाई दी। 5 क्वार्टर्स का सबसे ज़्यादा ऊंचा खर्च ओवरऑल अर्थव्यवस्था में। पर खर्च के डिब्बे में, खर्च की दुकान में कई डिब्बे हैं। एक डिब्बा सरकार के खर्च का है, एक प्राइवेट कंजम्पशन का है, कॉर्पोरेट खर्च का है। पर ये जो 11% की बढ़ोतरी है, वो अधिकांश बढ़ोतरी सरकार के खर्च के तौर पर आई। यानी ऐसा ये आंकड़ा ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तिमाही में भारत का जीडीपी 7.6% था, उसमें अधिकांश बढ़ोतरी सरकार के खर्च के तौर पर आई। अब आप सोचिए, इस आंकड़े में भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ असंगति सी नजर आती, क्योंकि अभी फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े आए उसमें यह पता चल रहा है कि सरकार के कैपेक्स में कमी हो रही है। रोड सेक्टर के बारे में सूचना आपको लगातार दे रहे हैं कि रोड सेक्टर में परियोजनाएं पिछड़ी हुई हैं। अभी रेलवेज में भी उतना बड़ा निवेश नहीं हुआ है। तो लेकिन फिर भी जीडीपी के बेस के आधार पर जो एक सेक्टर था जहां से खर्च बढ़ता दिखाई दिया, वो सरकार का कैपेक्स था। सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी थी जिसने इसे सपोर्ट दिया। लेकिन दूसरी और चीज़ें ज़्यादा बड़ी चिंताजनक है। कॉर्पोरेट कैपेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी, होनी भी नहीं थी। आप ये सोचिए कि अगर 10% के आसपास, 13% के आसपास की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है तो कंपनियों ने निवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि बाजार में डिमांड शायद नहीं थी। ये भी आंकड़ा एक दूसरे से थोड़ा असंगतिपूर्ण लगता है। तो कंपनियों की तरफ से नया निवेश नहीं आया। कर्ज ऊंचे होने के कारण कंपनियों के मुनाफों का विश्लेषण जब हमने मनी सेंट्रल में किया तो हमने आपको बताया था कि कंपनियों के मुनाफों पर भी, खासतौर से वॉल्यूम साइड से भी दबाव दिखाई दे रहा है। और कंपनियां अपने कर्ज की लागत कम करने की कोशिश कर रही हैं और कैपेसिटीज ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने कोई बड़ा निवेश नहीं किया। तो इस आंकड़े में कॉर्पोरेट कैपेक्स में या कंपनियों के कैपेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। और तीसरा जो सबसे चिंताजनक और महत्वपूर्ण बात इस आंकड़े से दिखाई देती, वो दिखाई देती है कि भारत में ज़्यादातर जो ग्रोथ है, जो भारत के प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ थी, वो बिल्कुल फ्लैट रही। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। जिसको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो आंकड़े में केवल 3.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दूसरे क्वार्टर में बढ़ा है। यानी आम लोगों की खपत और खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पर इस आंकड़े को और भीतर से खोल कर देखें, हम बराबर आपको बता रहे हैं, आपके लिए नई बात नहीं है कि भारत में आम लोगों का खर्च और खपत नहीं बढ़ रहा है, डिमांड नहीं दिख रही है। ये बात हमने दिवाली के आसपास भी तमाम कंपनियों के नतीजों के आधार पर आपको बताई थी। एक महत्वपूर्ण चीज़ इस आंकड़े में दिखाई दी कि ज़्यादातर डिमांड, इस आंकड़े को खोलकर देखने पर दिखाई दिया कि ज़्यादातर डिमांड अर्बन एरिया के हायर क्लास के बीच से निकल कर आई। ज़्यादातर मांग उन्हीं चीज़ों की थी जो लग्जरी और प्रीमियम सामानों की थी। यानी भारत के प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो नोटोरियस के शेप रिकवरी है, वो अब जमकर बैठ गई दिखाई देती है खर्च की साइड से। और यही वजह है कि भारत में गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट्स में भी बहुत तेज बढ़ोतरी हुई। उन चीज़ों के इंपोर्ट्स ज़्यादा बढ़े हैं जो लग्जरी या प्रीमियम लेवल पर लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत का इंपोर्ट इस तिमाही के दौरान, गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट 4 तिमाही की ऊंचाई पर दर्ज हुआ है।
अगली तिमाही पर हम अनुमान की बात करें उससे पहले आपको बता दें फिजिकल डेफिसिट का भी आंकड़ा आया था। सरकार की तरफ से कैपिटल और रेवेन्यू खर्च में कमी और टैक्स कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी का असर सरकार के वित्तीय घाटे पर पड़ा है। पूरे वित्त वर्ष 23-24 के लिए सरकार ने जितने वित्तीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया था, अक्टूबर तक वह लक्ष्य 45% तक पहुंचा है। हालांकि पिछले साल से तुलना की जाए तो इस साल वित्तीय घाटा बढ़ा है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सरकार का वित्तीय घाटा 8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 8 लाख से भी ज़्यादा, 8.04 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल इस दौरान 7,02,000 करोड़ के आसपास था। इस साल पूरे वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 17.87 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा है। 17.87 लाख करोड़ का वित्तीय घाटे का मतलब सिंपल समझना है अगर आपको, तो इतना पैसा सरकार कर्ज लेगी हमसे, आपसे, बॉन्ड के जरिए बैंकों से। सर, अब बात हुई अगली तिमाही की। अगली तिमाही आपको कैसी दिख रही है? जैसे हमने बताया शुभम कि 3 बड़े संकेत इस 7.6% की सो कॉल्ड शानदार ग्रोथ के आंकड़े से पकड़ कर देखिए और इसके बाद उसे लेकर आगे चलिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो एक गतिमान चक्र है। हर 3 महीने में, 4 महीने में परिस्थितियां बदलती हैं। त्योहारी सीजन बीत चुका, त्योहारी सीजन का कुछ हिस्सा हमें अगली तिमाही के आंकड़ों में दिखाई देगा। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें पकड़ कर चलें और उसके आधार पर हम देखें कि अगली तिमाही भारत के लिए कैसी रहने वाली है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ में 18 क्वार्टर की सबसे तेज गिरावट। खरीफ सबसे अच्छा सीजन होता, उस सीजन का असर हमें दिखाई दे रहा है। रबी के सीजन पर अल नीनो का साया है। क्या अगली तिमाही में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट रिबाउंड करेगी? और अगर रिबाउंड करेगी तब आप अगली तिमाही में भारत के आर्थिक विकास दर को थोड़ा मजबूत होते देख सकते हैं। और लेकिन अगर ये विकास दर 1.2 या 2% के आसपास रही, औसतन 3% की आर्थिक विकास दर भारत की में कृषि की रहती है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से ये इतने खराब नतीजे आ रहे हैं ग्रोथ के, तो रूरल डिस्ट्रेस और आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है। यहाँ आप राजनीतिक चश्मा लगाकर देख लीजिए कि देश चुनाव की तरफ जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में परिस्थितियाँ ज़्यादा जटिल हैं, इसके बारे में ये बात सरकार भी स्वीकार कर रही, और अब ये जीडीपी के या मैक्रो इकोनॉमी के आंकड़े भी बता रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, सर्विसेज सेक्टर में, खासतौर से कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में, होटल, ट्रांसपोर्ट, इनमें अगर गिरावट दिख रही है तो क्या ये स्ट्रक्चरल तो नहीं है, ढांचागत तो नहीं है, यह तात्कालिक तौर पर तो पर है, तो हमें अगली तिमाही में इसमें थोड़ी रिकवरी दिखाई पड़ेगी। और अगर नहीं दिखाई देती है तो रोजगार का जो दूसरा इंजन है वो धीमा पड़ रहा है। और जैसा जो शब्द शुभम ने शुरुआत में बताया कि सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ अगर पीक आउट हो रही है, तो फिर भारत में जहाँ से सबसे ज़्यादा रोजगार आ रहे थे वह रोजगारों की ग्रोथ भी पीक आउट होना शुरू हो गई है। दूसरी चीज़, तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो लगातार भारत की जीडीपी की या भारत कोविड के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, वो लोगों की खपत खर्च है। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती दिखाई दे रही। और अब रूरल डिस्ट्रेस, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के गिरने के बीच में इस खर्च में आने वाले समय में और कमी आएगी। तो अगर कुल मिलाकर तस्वीर देखें तो भारत सरकार की तरफ से या सरकार के तरफ से आकलन दिए गए कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 6.5% रहेगी। कुछ आकलन 6.3, 6.4% के हैं। ज़्यादा दारोमदार इस बात पर होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे वापसी करता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी सी वापसी दिखाई देगी तो शायद भारत की आर्थिक विकास दर अगली तिमाही में 6.5-7% के आसपास, एवरेज उसके आसपास सेटल होगी। पर 6.3 से 6.5% के आंकड़े अभी फिलहाल पूरे साल के ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हमें मिल रहे हैं।